नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने विकास और अधिगम पढ़ा था और विकास और अधिगम का संबंध पढ़ा था। विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। अधिगम जो है वो भी सतत प्रक्रिया है, पर हम उसमें ज्ञान से सीखते हैं और ज्ञान से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। विकास में जो हम नित्य प्रतिदिन हमारा विकास होता रहता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही अधिगम है। तो विकास में हमने 6 आयाम पढ़े थे, जिसे हमने अधिगम से जोड़ा था। मैंने आपको बहुत सारे तथ्य बताए थे, उम्मीद करता हूँ आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा, उसका नोट्स बना लिया होगा। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वृद्धि। देखा जाए तो वृद्धि और विकास समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान में आए तो वृद्धि और विकास में अंतर है। अंतर कैसे है? अंतर इस तरह है, वृद्धि जो है एक सीमा तक है। बाह्य आंतरिक शारीरिक संरचना आपका जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, यहाँ तक। बाह्य और आंतरिक, बाह्य हमारे शरीर का जो बनावट चेंज होता है, गर्भ से लेके मृत्यु तक हमारे शरीर की बनावट चेंज होती रहती है। जब बाह्य बनावट चेंज होगी तो आंतरिक अपने आप चेंज होगी। ये आप समझ सकते हैं कि शरीर के बाहर अगर बदलाव हो रहा है, शरीर के बाहर के अंग बढ़ रहे हैं, तो शरीर के अंदर के अंग बढ़ेंगे। तो ये वृद्धि हुई। इस वृद्धि के साथ हमारी क्षमताएं बढ़ती, हम सीखते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वो विकास है। जैसे बालक जो है पैदा हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आया, प्रसव हुआ, तो शुरुआत में वो बच्चा छोटा सा होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जो वो बढ़ेगा वो उसकी वृद्धि हुई, पर उस बढ़ने के साथ साथ जो क्रियाएं वो सीखेगा, शारीरिक सीखेगा, हाथ पैर हिलाना, चलना, बढ़ना, खेलना, क्रियात्मक, खेलना क्रियात्मक में आ जाएगा। संवेग उसका आपका माँ से अटैचमेंट, पिता से अटैचमेंट, परिवार से अटैचमेंट, मित्रों से अटैचमेंट, विद्यालय से अटैचमेंट, शिक्षक से अटैचमेंट, समाज से अटैचमेंट, संवेग हुआ। तो ये उसके विकास के पहलू हुए। और वृद्धि का पहलू क्या हुआ? जो उसके शारीरिक संरचना में बदलाव हो रहा है वो उसकी वृद्धि हुई। और ये वृद्धि जब वो प्रौढ़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक उम्र सीमा तक आएगी, वो वृद्धि फिर रुक जाएगी, उसके बाद वो ढलान होगा। पर उस वृद्धि तक जाते जाते वो इतना विकास कर गया होगा, सामाजिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, मानसिक, वो बहुत विकास कर गया होगा। तो ये अंतर आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, विकास का क्षेत्र सीमित नहीं है। वृद्धि जो है वो बहुत हद तक, अगर आपका परिवेश थोड़ा डाउन है, थोड़ा खराब है, तो वृद्धि पे असर पड़ेगा, विकास में भी पड़ेगा। ये उसके समान पहलू आ गए। लेकिन बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई वो इसका अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि वृद्धि की क्षेत्र सीमित है, विकास का क्षेत्र सीमित नहीं है। विकास आप हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, पर वृद्धि एक उसकी निश्चित क्षेत्र है, उसी में आपकी वृद्धि होगी। और एक उम्र सीमा के बाद उस वृद्धि में ढलान स्टार्ट हो जाएगा, ढलान शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद, इस क्लास के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, जिसे अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और आपको अगर इस पार्ट से संबंधित या फिर आगे मैं जो पढ़ाऊंगा उससे भी संबंधित अगर कुछ चाहिए होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, क्षमा करिएगा, उसे आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वृद्धि
ग्रोथ, शारीरिक संरचना, आंतरिक बाह्य संरचना, एक निश्चित आयतन। शारीरिक संरचना में मैंने आपसे डिस्कस किया कि लंबाई, भार, अंग। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, लंबाई बढ़ने लगी, जैसे जैसे वो बढ़ेगा भार भी बढ़ेगा, उसका वजन, अंग भी विकसित होंगे, बाह्य अंग विकसित, इसी से जोड़ता हूं मैं इसको, अंग को। बाह्य अंग बढ़ेंगे, पहले छोटे छोटे हाथ होते हैं, फिर बड़े होंगे और बड़े होंगे, एक सीमा तक बढ़ेंगे। ये तीनों एक ही पॉइंट है, एक ही पहलू है, एक सीमा तक बढ़ेंगे। उसके बाद ढलान की ओर अग्रसरित होंगे। अगर बाह्य अंग बढ़ेंगे तो आंतरिक अंग भी बढ़ेंगे। आंतरिक अंग जो आपका हृदय होता है, पहले बचपन में हृदय का साइज छोटा होगा, हड्डियां होती हैं बचपन में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 212 या 222 हड्डियां होती हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाकी फिर बड़े होने पे तो आपको पता ही कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो हड्डियां फिर वो सीमित मिल जाती हैं, फिर वो थोड़ा काउंट उसका कम हो जाता है, फिर साइज बढ़ेगा, अंदर का आंतरिक अंगों का भी साइज बढ़ेगा, बाह्य अंगों का हो जाएगा। अब आप देखिए वृद्धि की अवस्थाएं। वृद्धि की 6 अवस्थाएं। वृद्धि की 6 अवस्थाएं, ठीक है। शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। इसमें सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था। शैशवकाल क्या होता है? शैशवकाल जो होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु का लिया जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक मतलब बच्चा पैदा हुआ और उसकी जब उम्र 2 साल तक हुई, तो इस समय ये जो काल होता है वो आपका बच्चों के संवेगों के विकास का काल होता है। संवेग का विकास, संवेग मतलब इमोशंस। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से उसका अटैचमेंट ज्यादा होता है। वो अगर पृथ्वी पे पैदा हुआ है तो पहले तो वो जिससे आप बता दीजिएगा उसी को वो अपना परिवार मानेगा, लेकिन उसका माँ से अटैचमेंट होता है। ये ही वो काल है जब उसके संवेगों का विकास होता है, इमोशंस का विकास होता है। वो परिवार समझता है, परिवार क्या है, लोगों को पहचानना सीखता है, और उसका शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आपके उसके 2 साल में दांत भी निकल जाते हैं, कुछ शब्दों का भंडार भी होता है उसके पास, और मानसिक चीजें भी उसकी बढ़ती हैं। मानसिक विकास कैसे होता है कि चीजों को वो समझने लगता है, इशारे से वो बताने लगता है। अगर वो शब्दों का भंडार उसके पास उतना नहीं है तो वो बहुत सी चीजें वो इशारे से बताता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका उसी के साथ मानसिक विकास भी होता है। दूसरा है बाल्यकाल। बाल्यकाल को 2 भाग में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यकाल, एक उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है, और उत्तर बाल्यकाल में 6 से 12 वर्ष का होता है। तो पहले पूर्व बाल्यकाल देखते हैं। पूर्व बाल्यकाल जो होता है, जब शैशवावस्था से बालक ऊपर आता है तो पूर्व बाल्यकाल में उसे चीजों को सीखने की जिज्ञासा होती है, और उन चीजों को सीखने के लिए वो नकल करता है। छोटे बच्चे होते हैं, और एक चीज आप और नोटिस करिएगा, देखिएगा कि उनमें प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा वो होती है, जिज्ञासा होती है। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो चीजों को जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि उन्हें तो पता होता नहीं है। उनका इन सब चीजों का कोर्स छोटा होता है उस समय, तो उनकी जिज्ञासा ज्यादा होती है। वो जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है। तो सीखना और नकल करना आप जो करिएगा, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि वो अनुकरण करते हैं।
वो सीखते हैं, तो जो आप करिएगा वो अनुकरण करेगा। और इसी समय भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास क्या? उनका शब्द भंडार बढ़ता है, वो बोलना सीखते हैं। बहुत बच्चे तो 2 साल तक बोलना सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसा हैं जो 2 के बाद बोलना सीखते हैं, तो वो फिर उनका शब्द भंडार बढ़ता है, उनका भाषाई विकास होता है और वो आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यकाल देखते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। हमारे यहाँ अगर इंग्लिश मीडियम में आप ना जाएं तो 6 वर्ष से ही अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की बात करें तो बच्चों के नामांकन का जो वर्ष निर्धारित है वो 6 वर्ष से ही निर्धारित है कि बच्चों का एडमिशन जो होगा वो 6 वर्ष से स्टार्ट होगा। कक्षा 1 में, उससे पहले वो आंगनवाड़ी में नामांकित होते हैं, आंगनवाड़ी में वो शिक्षा लेते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 6 वर्ष में आता है, वहाँ से उसको बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक इन चीज़ों का ज्ञान होता है, इन चीज़ों को सिखाया जाता है, इन चीज़ों का उसका विकास होता है। बौद्धिक क्या? उसकी क्षमता, मानसिक क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता। नैतिक, उसकी नैतिकता। नैतिकता और सामाजिक एक साथ जोड़ सकते हैं। नैतिकता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीज़ों का उसको ज्ञान दिया जाता है, जो आगे जाके फिर किशोरावस्था में बहुत काम आता है। ठीक है। और जब वो स्कूल में आता है तो उसमें समूह भावना विकसित होती है। समूह भावना, समूह में खेलना पसंद होता है बच्चों को। जब बच्चे बाहर परिवेश में, विद्यालय के परिवेश में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे मित्र बनते हैं, ऐसा। फिर इस अवस्था में बच्चों को घूमना पसंद होता है। मतलब ये पूरा बाल्यकाल है, जिज्ञासा खत्म नहीं होती है। घूमेंगे तभी तो उनका जिज्ञासा पैदा होगा, उन्हें जानने की इच्छा जागेगी। क्योंकि अब विद्यालयों में बच्चों का टूर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बच्चों को पर्यटन के लिए लिया जाया जाता है। क्यों लिवाया जाता है? कि बच्चे देखें, सीखें, वो जानें। तो घूमना। अब सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पे आते हैं, किशोरावस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, बहुत ही जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये वो अवस्था है जो आपका भविष्य निर्धारित कर देती है कि वो बच्चा कहाँ जाएगा। वो एक पढ़ लिख कर सभ्य समाज में जाएगा या फिर असभ्य समाज में। असभ्य समाज मतलब आपको पता है, असभ्य समाज कि या तो वो फिर जाके गलत काम कर रहा है या फिर लोगों को परेशान करना, गुंडागर्दी करना, वसूली करना, असभ्य समाज में आ गया। तो इस पीरियड में, इस काल में, इस अवस्था में अभिभावक, शिक्षक, जो भी बड़े हैं, उन सब का ये कार्य है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि उनके घर में, उनके परिवार में, उनके आसपास जो भी किशोर हों उनका ध्यान दिया जाए। देखिए, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था में रखा गया है। एक जटिल अवस्था है, मैंने आपको बताया। इस अवस्था में शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन कैसा होता है? इस अवस्था में बालक बालिकाओं में जननांग विकसित होते हैं। ठीक है, उनके बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। बच्चों में फिर थोड़ी सी अलग रहने की प्रवृत्ति आती है। किशोरों में थोड़ी सी अलग रहने की प्रवृत्ति आती है। प्रवृत्ति अलग रहने की क्यों आती है? वो शारीरिक बदलाव की वजह से। फिर उन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है उनके ऊपर। उनके बुद्धि का पूरा विकास होने लगता है, उन्हें समझ में आता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसीलिए वो किसी गलत संगत में ना आ जाए। ये इस अवस्था में वो किसी गलत संगत में ना आ जाए, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं बोला हूँ, मैंने अभी आपको पीछे बोला कि अभिभावक की, शिक्षक की, परिवार के सारे बड़े सदस्यों की, या फिर
आपके अगल बगल के भी जो लोग बड़े सदस्य हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भटकाव से रोका जाए, उनको सही दिशा दी जाए, उनको सही रास्ते पे ले जाए। यही वो समय है जो बच्चों के भविष्य निर्धारण का समय है, उनके कैरियर का समय है। इसी समय बच्चे इंटर की परीक्षा पास करके आगे अपना पाथ चुनते हैं, अपना रास्ता तय करते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर बनना है, डिफेंस में जाना है, रक्षा क्षेत्र में जाना है, वैज्ञानिक बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। अगर इस समय वो भटक गए, इस समय उनको सही रास्ता नहीं दिया गया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, उनके भविष्य उनका खराब हो जाएगा। इस अवस्था के बाद युवा प्रौढ़ावस्था, ये जिम्मेदारी वाली अवस्था है। बच्चे नौकरी पा जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, परिवार वाले सोचते हैं कि इनकी शादी कर दी जाए। इसका टाइम पीरियड भी 18 से 40 वर्ष का दिया गया है। शादी हो जाती है, उनका परिवार, खुद का परिवार बढ़ता है, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष का। इस अवस्था के बाद अब आपके शरीर में, मतलब आपका ग्राफ ढलान की ओर आ जाता है, आपका कर्व डाउन होगा। शारीरिक विकास में गिरावट, बालों का सफेद होना, मांसपेशियों का ढीलापन, ये सारे इस प्रौढ़ावस्था का वो है। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई होती हैं, आपके ऊपर दबाव होता है। आपके ऊपर दबाव क्या होता है कि परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान देना है। तो इस वजह से फिर आपका शरीर में, आपके उसमें शारीरिक क्षमता में भी गिरावट होने लगता है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था, इसमें 65 साल से प्लस पे, 65 से अधिक की उम्र का लिया जाता है। शारीरिक क्षमता कमजोर होने लगती है, आध्यात्म में ज़्यादा रुचि हो जाती है। लेकिन एक चीज होती है, वृद्धावस्था में, वृद्ध प्रौढ़ावस्था में आपके पास अनुभव का भंडार हो जाता है। अनुभव इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके बच्चे, आपके परिवार के छोटे सदस्य, आपके पड़ोसी, आप कभी देखिएगा आपकी बहुत जो बुजुर्ग हैं, लोग उनसे सलाह लेते हैं कि बाबा जी ये काम करना है, आप बताइए कैसे कैसे किया जाए, इसका प्रोसेस बताइए, कहाँ से शुरू करें। उनके पास बहुत अनुभव होता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी वो सीखते आते हैं, उनका विकास होता रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा सीख गए होते हैं। उन्होंने बहुत गलतियाँ करी होंगी, उन गलतियों से सीखा होगा, अधिगम वहाँ पे अप्लाई होगा। उन्होंने बहुत गलतियाँ की होंगी, उन्होंने उससे सीखा होगा, जो वो फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को देंगे। तो ये हो गया वृद्ध प्रौढ़ावस्था। अब इस पूरे चैप्टर में विकास, अधिगम और वृद्धि में हमने चीज़ें समझी। विकास और वृद्धि में अंतर देखा। वृद्धि एक निश्चित समय तक आके, यहाँ पे आके प्रौढ़ावस्था में आके वृद्धि रुक जाएगी, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन हमारा विकास होता रहेगा। विकास कैसे होता रहेगा कि शारीरिक वृद्धि तो आके रुक गई, विकास कैसे हो रहा है कि हमारे पारिवारिक दायित्व बढ़े, पारिवारिक दायित्व बढ़े तो हमारा सामाजिक दायरा बढ़ा, सामाजिक विकास हुआ। फिर हमारा क्रियात्मक बढ़ा, क्योंकि हमें परिवार की जिम्मेदारी उठानी है तो हमारा क्रियात्मक बढ़ेगा। परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम, मानसिक मजबूत होंगे। परिवार है हमारे पास, संवेग मजबूत होगा। परिवार है हमारे पास, संज्ञानात्मक मजबूत होगा। संज्ञानात्मक चीज़ें हमें समझ में आएंगी। मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेग एक जैसा ही है सब कुछ। हमारी क्षमता में विकास होगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों से जैसे जैसे हमारा विकास होगा, हम गलतियां करेंगे, हम सीखेंगे, हम गलतियां करेंगे, हम सीखेंगे, अधिगम आएगा। तो इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर को समझा। अगर आपको कहीं कुछ कमी लगे तो मुझे बताइएगा। कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था क्या है, मैं बोल भी देता हूँ। पहला प्रश्न, शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था क्या है। दूसरा, विकास के लिए विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। मध्य बचपन की अवधि क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा।
विकास कब प्रारंभ होता है? मैंने आपको बताया है विकास कब प्रारंभ होता है। सार्थक अधिगम किस अवस्था में प्रारंभ होता है? मानव का विकास किस पर निर्भर है और किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ये 7 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं दिया है मैंने। इनको आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगली क्लास में मैं इन प्रश्नों का उत्तर और एक पिछले क्लास का भी प्रश्न था उसका उत्तर, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।